हेलो बच्चों, वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो हम लोगों ने पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कंसेप्ट पे बात कर लिए थे। मैंने बोला था पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये करते हैं। तो आज हमारा नेशनल इनकम यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 की जो सारी थ्योरी है वो हम कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट में। तो आज उसका दूसरा पार्ट है ये, देन आफ्टर हम कंप्लीट करेंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, चलो। तो अभी जो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसपे हमने बात अच्छे से कर ली है, वो है व्हाट इज इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक, सर्कुलर फ्लो, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर अभी हम लोगों ने नहीं किया है। रियल फ्लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, लीकेज हो चुका है। 3 फेजेस ऑफ इनकम के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं, कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं और कैसे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी में हम लोगों ने ये भी जाना था कि डिस्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा एक होता है जनरेशन फेज क्या होता है। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के अच्छे से उसका दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है स्टॉक एंड फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट। ये 3 टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। एक स्टॉक होता है और एक क्या होता है, फ्लो। भी समझना, स्टॉक मतलब क्या होता है जो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखने को मिल जाए, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखने को मिले। ये क्या होता है जो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम पर देखने को। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बंदा एक ए है तो ये चलकर यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है तो ये एक मूवमेंट में है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। तो फ्लो क्या होता है ना, कोई चीज़ एक मोशन में होना चाहिए, इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में कोई ना कोई समय तो लगा होगा, एक पीरियड तो लगा ही होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये पीरियड ऑफ टाइम पे ट्रेवल जब कर ले या पीरियड ऑफ टाइम के प्रोसेस में इसको हम फ्लो कह पाएंगे। पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है कि अगर ए यहाँ है तो बस ये यहीं रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। और ये जो ए है घूमकर यहाँ चला जाएगा तो एक मोशन दिख रहा है इसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे दोनों का कॉमन एग्जांपल, जैसे बुक वगैरह में जो दिया रहता है। एक टैंक है, टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप बोलोगे पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो पानी में अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसे हम, स्टॉक। बट अगर आप यहीं पे थोड़ा सा आप टैप लगा दोगे, टैप लगा के पानी को निकालना चालू कर दोगे तो पानी ऐसे निकलना चालू हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो पानी निकल रहा है ना, इसमें एक तरीके का मोशन है। क्या है, मोशन। तो मोशन मतलब है कि ये कंसेप्ट आप एक तरीके का फ्लो है। एक प्रोसेस और समझ सकते हो कि ऊपर से इस टंकी में कोई पानी डाल रहा है, तो डाल रहा है तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे। तो मतलब जहां आपको दिखे कि मूवमेंट हो रहा है तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लो। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखने को मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। ऐसे बहुत से एग्जांपल है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी चल रहा है 2025, ठीक है। आज की जो डेट है वो है 1 मई 2025। तो मैं अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि यार 2010 में या 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, देखो थी, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, थी, मैं बोल सकता हूँ 121 करोड़ थी। तो आप बोलोगे सर ये तो एक फिक्स डेट है, ये एक फिक्स पॉइंट पे बात कर रहे हो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। लेकिन अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ कि आज से 2025 चल रहा है, तो 2000 चलो मैं 35 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तब देश की जनसंख्या मान लो 180 CR हो जाएगी। 180 CR हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस है ना, समझना ध्यान से, वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मोशन है और अभी आज भी जनरेशन बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और ये बढ़ती ही रहेगी, कंटिन्यूअस हो रही है, मतलब इसमें एक मोशन है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि आपका एक कैपिटल है, कैपिटल जानते हैं ना, आपकी पूंजी, पैसा, संपत्ति, वेल्थ, एक तरीके का वेल्थ मान लो आप। जो वेल्थ होता है वो एक स्टैटिक होता है, मतलब रखा होता है कि हाँ यार भाई मेरी इतनी संपत्ति है, तो कंटिन्यूअस रोज नहीं बढ़ती है वो, बट वो एक फिक्स है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बता सकते हो कि मेरे पास संपत्ति 3 करोड़ की है, अगले साल 4 करोड़ हो जाएगी, उसको फ्लो बोलेंगे। बट अभी प्रेजेंट टाइम मेरे पास 3 करोड़ की संपत्ति है, एसेट्स है, वेल्थ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे वो स्टॉक है। लेकिन इसी में अगर सैलरी वेजेस की बात करूँ तो हर महीने आपको चीजें मिलनी है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, तो आप बोलेंगे सर उसको हम फ्लो बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं चीज को समझने के लिए। जैसे मान लो ये बैंक है, एसजे बैंक है,
इस बैंक में ऑलरेडी पैसा कोई डिपॉजिट कर रहा है और इधर से पैसा कोई विथड्रॉ कर रहा है, समझना। तो डिपॉजिट करना, विथड्रॉ करना मतलब पैसे को डालना और निकालना है, इसका मतलब इसमें मोशन है। तो इस प्रोसेस को मैं फ्लो बोलूंगा। इसमें भी क्या है, मोशन है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, फ्लो। लेकिन तुम पैसा यहाँ पे अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो ये पैसा यहीं पे रखा रहेगा, तो इसको मैं बोलूंगा स्टॉक। सबसे बेसिक एग्जांपल है। अब बता सकते हो इस चीज को कि तुम्हारे लिए क्या स्टॉक होता है और तुम्हारे लिए क्या फ्लो होता है। तो बोलोगे स्टॉक उसे बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिल जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन फ्लो तो हम उसे ही बोलेंगे ना जो आपको पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलेगा, पीरियड ऑफ टाइम में। तो मुझे लगता है स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कुल 22 कार है, 22 कार्स हैं और मेरे गोडाउन पे रखी हुई है, इसका मतलब स्टॉक है। वो क्या है, स्टॉक। आप डेटा ऐसे ही बता रहे हो, लग रहा है कि वो चीज़ें एस्टिमेट है, रखा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई इसमें मोशन नहीं है, तो ऑटोमेटिक स्टॉक कहलाएगा। अगला देखेंगे, तो हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लो कवर किया। आज पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो इस गुड्स में हमको 4 चीजें पढ़नी है। पहले तो हमें पढ़नी है कि क्या फाइनल गुड्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फिर लास्ट में पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स। समझो आप इस चीज को, ये 4 गुड्स हैं, इनको हमें अच्छे समय पढ़ना है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारे लिए फाइनल गुड्स क्या होता है। तो आप बोलोगे फाइनल गुड्स वो होता है दैट गुड्स which cross the line of production, और एक चीज और बोल सकते हो, रेडी फॉर सेल। तो बोलोगे फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन लाइन को पार कर चुके हैं, अब उनमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, अब वो बिकने को तैयार हो गया। लाइक मेरे पास एक मार्कर, एक पेन है मान लो, और मुझे लगता है कि यार अब इसमें कुछ और चीजें ऐड अप करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं अब सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या कहलाएगा। तो आप बोलोगे सर ये आपके लिए कहलाएगा फाइनल गुड्स। मतलब ऐसा गुड्स विच क्रॉस दी बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन, है ना, जो बाउंड्री लाइन मतलब प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस कर ले, उसका उसमें कोई और ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, और रेडी फॉर सेल, बिकने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स। ऐसा दुनिया का कोई भी गुड्स हो सकता है आपकी नज़र में, अगर आपको लगता है कि बस यार अब मेरा जो बिजनेस था वो बिजनेस इसी चीज़ के लिए था कि मैं पेन बनाता हूँ, तो पेन बना के मैं बेचूंगा, तो पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फाइनल गुड्स। तो ऐसे बहुत से गुड्स होते हैं। लाइक मिल्क मैन है, कोई गांव का आदमी है, कोई मिल्क मैन है, वो गांव जाता है, सबके यहाँ से दूध लेता है, उसको बेचने निकल जाता है, तो वो दूध उसके लिए क्या कहलाएगा, मिल्क उसके लिए क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे उसके लिए मिल्क जो कहलाएगा वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। अब उस मिल्क का अगला बंदा क्या करता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो काम खत्म, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता मिल्क के साथ, तो मिल्क मेरे लिए क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर आपके लिए फाइनल गुड्स बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके में क्या है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना मुश्किल है, जैसे मान लो पेन ही मान लो मेरे लिए, तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर बिजनेसमैन पे, कि बिजनेसमैन किस टाइप का गुड्स बना रहा है और उसके लिए कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स होगा, क्या वो गुड्स कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, है ना। अब से गांव में जाके तो कोई लकड़ी काटने वाला होता है, तो वो काटने के बाद लकड़ी रख देता है, तो बोलता है बस मेरी तरफ से काम कंप्लीट, मैं बेचने को तैयार, उसको जो ले जाना है ले जा। कोई ले जाता है, उसका फर्नीचर बनाता है, तो जब ले जाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस पर्पज से ले जा रहा हो, बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा पर्पज तो उसको बेचने का था, अगर बेचने का है तो फाइनल गुड्स। अभी देखो क्या होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इनकम जनरेट करने में, समझना, इनकम जनरेट करने में। अब ऐसे गुड्स होते हैं जो आपको इनकम जनरेट में मदद करते हैं, होते तो गुड्स ही हैं, बट ऐसे गुड्स जो आपको पैसा कमाने में मदद करते हैं। जैसे हमारा मान लो टीवी है, डिजिटल बोर्ड है ये, ठीक है। अभी डिजिटल बोर्ड का क्या सिस्टम है, आप समझोगे इस चीज को, तो
हमने इसको तो पढ़ाने के पर्पज से ही लिया है और इससे हम पैसा भी जनरेट करते हैं। लाइक मान लो हम क्लासेस लेने लग जाए, कोचिंग और इंस्टीट्यूट चलाने लग जाए, एक्चुअली हमारा चलता भी है, अगर हम चला रहे हैं तो इसको पढ़ाकर बच्चों से फीस लेते हैं, तो ये हमको मदद करता है पैसा जनरेट करने में। उसी प्रकार आपकी कार भी होती है, कार आपने लिया तो है पर्सनल यूज़, किसके लिए वो अलग बात है, वो आपका कैपिटल गुड्स ही है, आपका एसेट से ही है वो, बट आपको कभी कभी उस कार को रेंट पे दे देते हो, तो कार को रेंट पे देना ही क्या कहलाता है आपके लिए कि वो इनकम जनरेट करके आपको दे रहा है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कैपिटल गुड्स। तो अब ये गुड्स कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बिजनेस और कंज्यूमर दोनों पे। मान लो मैंने कार का एग्जांपल लिया, कार आप रेंट पे दे रहे हो, है तो आपका ही, लेकिन रेंट पे दे के आप पैसा कमा रहे हो सकता है कि आपका कोई लैंड हो, लैंड को आपने लीज पर दे दिया, उससे आप पैसा कमा रहे हो। तीसरा, कोई मशीन है, मशीन, अब गाँव वगैरह में देखते हो ना, फार्मर को जरूरत पड़ती है, वीट, मान लो भी गेहूं का टाइम चल रहा है, अब इनको थ्रेसर मशीन की जरूरत पड़ेगी, सबके पास तो नहीं होता है, तो गेहूं काटने के लिए कोई ना कोई मशीन होनी चाहिए, तो जहां से वो ले आते हैं, जिस बंदे से लेकर आते हैं, उस बंदे के लिए वो गुड्स क्या कहलाता है, कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो तो उनके लिए पैसा जनरेट करके दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम किस पर्पस पे डिपेंड करते हो, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स जानेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ और जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो अभी कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, देखो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, अच्छा कंज्यूमर क्या होता है, वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, वन हु कंज्यूम, समझो पहले इसको अच्छे से, वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर का पर्पस ये होता है कि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहता है, वो चाहता है कि मैं किसी भी गुड्स का यूज़ करूं तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करता, वो क्वालिटी फोकस करता है, प्राइस पर फोकस करता है और ब्रांड पे तो फोकस करता है। अगर उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसको लगता है ब्रांड इफेक्ट करती है, तो उस चीज़ पे फोकस करता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स और फोर्थ होता है सर्विस। ये चार ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये बताना आसान हो जाता है कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स कितने होते हैं, 4 टाइप के। तो मैं बोलूंगा ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, लेकिन याद रखना आपने कोई गुड्स खरीदा है तो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के यूज के लिए खरीदा है, तभी वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। आप उसको बेचने के पर्पज से खरीद रहे हो तो वो बात अलग है, बट आप पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, अपने घर के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड। तो कंज्यूमर गुड्स में सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म यूजेज हो। लॉन्ग टर्म यूज क्या हो सकता है, कार हो सकता है, एसी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, लैंड हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या है ना, बहुत लंबे समय तक चलती हैं। एसी आप ले सकते हैं, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, मोर देन 5 ईयर 10 ईयर्स चल जाते हैं, उसको ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, देखो एग्जांपल लिख नहीं रहा मैं, समझा रहा हूँ तो तुम इस चीज़ को लिख लेना। तो नॉन ड्यूरेबल क्या होता है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो आपके 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चल जाए, बहुत होते हैं। लाइक मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, दे आर दी पार्ट ऑफ दे आर दी एग्जांपल ऑफ अ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलते, सफिशिएंट है, 3-4-5 दिन चल जा रहे, बहुत है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही वो खराब हो जाते हैं या उनका कोई अपडेट वर्जन आ जाता है, तो 1 साल तक कोई गुड्स चल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड। लाइक क्लॉथ जो मैं पहन रखा हूँ 1 साल चल जाए, बहुत है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो 1 साल तक में ही खराब हो जाती हैं, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ अ सेमी ड्यूरेबल। अब सर्विस क्या होता है आपको सबको पता होगा, मैं एज अ टीचर हूँ तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। तो सर्विस में आपको दे रहा हूँ, तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, तो उसको कंज्यूमर गुड्स कहलाओगे। अब आप यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहे हो तो आपका पर्पस बिजनेस हो गया, वो चीज़ें अलग हो गई। लेकिन आप सेल्फ के लिए पढ़ रहे हो तो कंज्यूमर गुड्स में आएगी सर्विस। तो मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर दे रहे हैं, लॉयर दे रहे हैं, दे आर दी सर्विस, दे आर द एग्जांपल ऑफ सर्विस ऑल्सो, ठीक। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होता है। अब एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि अगर आपने
कोई गुड्स कंप्लीट कर दिया और प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर दी और आपको लगता है बस यार मुझे बेचना चाहिए इस गुड्स को, इस पेन को मुझे बेचना है, तो आप बेच सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ लाइक मिल्क का। तो एक फाइनल जो बंदा था उसने बोला कि यार मिल्क मेरे लिए फाइनल है, मैं इसको अब सोल्ड करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है मेरे पास, मेरा केवल मिल्क का ही धंधा है और मैं दूध लेता हूँ और मार्केट में बेच देता हूँ। ठीक है, तो भाई चलो मान लो कोई एक ए होगा, कोई एक ए होगा जिसने ये बोला कि यार हमारे लिए जो मिल्क है ना, हमारे लिए मिल्क जो है ना वो फाइनल है और इसे हम आप सेल करना चाहते हैं। बोला ठीक है आप सेल कर लो। तो ए से बी ने क्या किया ना, ए से सामान को खरीद लिया। मतलब किसने खरीद लिया, या आप कह सकते हो ए ने बी को सामान को बेच दिया, और या तो इसने इससे खरीद लिया, बात वही पड़ी। तो अब बी ने जब खरीदा तो बी का एक्चुअली मोटिव क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। अब बी पता चला कि यार बी भी एक बिजनेसमैन है, ए तो बिजनेसमैन था ही, बी भी बिजनेसमैन निकला। एग्जांपल ले रहा हूं समझना, अब छोटा है बड़ा है बिजनेसमैन डजंट मैटर, बट वो बिजनेसमैन है, तो समझो उस चीज को। तो फिर पता ये चला यहाँ पे कि ए ने बी को सेल किया। अब बी का मोटिव ये था कि यार मिल्क का मैं क्या करूंगा, तो मिल्क को मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं कर्ड या तो दही में बदल लेता हूँ या तो दूसरा मैं इसको पनीर में बदल लेता हूँ। चीज़ जानते ही होंगे ना, पनीर वगैरह में बदल लेता हूँ। तो उन्होंने ये बोला यार ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला यार आपके लिए जो फाइनल गुड्स है आपने तो बेच दिया, अब उसका या तो मैं पर्सनल यूज करके एज अ कंज्यूमर बन के उस गुड्स का इस्तेमाल करूँ, या तो मैं एज अ बिजनेसमैन बनकर उस मिल्क को किसी और एक चीज में ट्रांसफॉर्म करके फिर मैं बेचूं अपना पर्पस बना के। तो मिल्क का मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ड बना सकता हूँ और मैं क्या बना सकता हूँ, पनीर बना सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जिसके लिए जो फाइनल गुड्स होता है ए के लिए है, जरूरी नहीं कि बी के लिए भी वो फाइनल गुड्स हो। इसका मतलब ये है कि जो ए के लिए फाइनल गुड्स था वो बी के लिए फाइनल गुड्स नहीं था। बी ने जैसे ही खरीदा उसके पीछे उसका एक मकसद पता था, मोटिव पता था कि मुझे इसको मिल्क को किसी चीज और चीज में बदलना है, देन आफ्टर उसको बेचना है। इसका मतलब बी के मोटिव था पनीर या कर्ड में बदलना। तो बीच में जो प्रोसेस बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इसका मतलब फाइनल गुड्स तुम्हारे लिए जो था वो मेरे लिए नहीं था, उसको मैं किसी और चीज में कन्वर्ट जब कर दूंगा तो मेरे लिए वो फाइनल गुड्स बनेगा। पता चला कि अब कर्ड और पनीर बी के लिए फाइनल गुड्स था। इसका मतलब जब तक बी इस पर मिल के फोकस कर रहा था तब तक इसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स बना रहेगा, और इंटरमीडिएट गुड्स बी के नजर में रहेगा। उसको लगेगा कि अब ये बीच में है, जब तक दही और पनीर में कन्वर्ट नहीं कर लूंगा तब तक मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं बनेगा। अब इसने पनीर में मान लो कन्वर्ट कर लिया, तो अब बी से सी ने खरीद लिया। अब बी ने क्या किया, सी को सेल कर दिया पनीर। अब पता चला कि यार बी भी बिजनेसमैन निकला, सॉरी सी भी बिजनेसमैन निकला। तो सी ने क्या किया, सी ने बोला कि यार भाई देखो हमारा जो मोटिव था ना, हमारा जो मेन मोटिव था इसको बनाने का, हम चाहते थे कि पनीर खरीदे, क्या करें, पनीर खरीदे, फिर पनीर ले जाने के बाद इसको मैं पकौड़े में बनाना चाह रहा। पकौड़े आप जान ही रहे हो, खाते हो पनीर के पकौड़े, मजे ही आते होंगे आपको, है ना। चलिए तो ये जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिखा है, समझना, देखो मोटिव समझना। ए के लिए जो मिल्क था फाइनल, वो बी के लिए फाइनल नहीं था, उसने दही में पनीर में कन्वर्ट किया। अब सी बोल रहा है कि मैं इसे पनीर लूंगा तो पनीर मेरे लिए फाइनल नहीं होगा, मेरे लिए पकौड़े फाइनल होंगे। अब इसको जो खरीदेगा वो कहलाएगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो अपने पर्पस के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए खरीद रहा है, वो बात अलग है। बट ये तीनों बिजनेसमैन हैं, तो आप ये कह सकते हैं जैसे ही मिल्क बी के लिए इंटरमीडिएट था वैसे ही पनीर और कर्ड सी के लिए इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो मुझे लगता है ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो अभी कंप्लीट नहीं है, अभी उसमें कुछ प्रोसेस बचा हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब कंज्यूमर इसको लेगा तो कंज्यूमर के लिए क्या कहेगा, सेटिस्फेक्शन का काम करेगा। अब आइडेंटिफाई कर लोगे कि पनीर पकौड़ा 1-2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, साल भर आप खाते हो उसको। अब 1-2 दिन चलता है मतलब नॉन ड्यूरेबल है, साल भर खाते हो इसका मतलब सेमी ड्यूरेबल है। 15-20 साल तक इस पकौड़े को खाओगे तो आपको कहलाएगा ड्यूरेबल। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। बट ये तुम समझ पाए ना इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। आई होप आपको यहाँ पे बातें पूरे अच्छे समझ में आ गई होंगी। देखो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में लेके मैं चल रहा हूँ। तो हमने जो टॉपिक कवर कर लिए, स्टॉक एंड फ्लो हो गए,
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सारे मैंने बता दिए। अभी इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। मेरा पढ़ाने पे मेरा ज़्यादा इंटेंशन रहता है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी जो चीज़ें वो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। अभी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, बातें करेंगे, जब हमको आपकी बातें समझ में आने लग जाएंगी तो बात करने में अच्छा लगेगा, है ना। मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, बस मुझे पढ़ाने दो। अब आप पढ़ो, बस पढ़ो, अपने दोस्तों से बताओ कि हाँ यार चीज़ें कुछ हैं। कोई टीचर अगर पढ़ाने आता है तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाने आता है, वो चाहता है कि आप पढ़ो, आप उसका कंटेंट थोड़ा सा भी यूज़ करके अगर आप अपना फ्यूचर बना पा रहे हो ना, तो देन मैं प्राउड फील करूँगा कि यार मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। जल्दीबाजी में शॉर्ट के चक्कर में कुछ चीज़ें सीख पाओ, कुछ चीज़ें नहीं सीख पाओ, बाद में फिर आप रोगे, है ना। तो समझो, तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में समझना क्या होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब होता है मोर देन 1 और 5 ईयर्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक चल जाए और उसके बाद 5 साल, 10 साल, 8 साल चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, जो केवल फॉर ओनली विदिन, यानी कि विदिन 1 ईयर ही मान के चलो, केवल 1 साल के अंदर के चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्टॉक को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब होता है 1 साल के अंदर ही करके निपट लो। और कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कर दो बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जैसे मान लो कोई आपने मशीन ही खरीद ली, तो मशीन आप हर साल तो नहीं खरीदोगे नया नया। मान लो एसी ले लिया, फ्रिज ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, तो ये सब चीज़ें रोज़ नहीं खरीदनी साल में। लैंड एंड बिल्डिंग आपने कोई चीज़ अगर ले ली है तो भाई एक बार ले लिया है, बहुत बल्क में पैसा लगता है ना। मान लो आपने कोई तीसरा कार वगैरह ही ले लिया है, कार ले लिया, कोई भी मशीनरी आप ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी कि फिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें रिस्क भी उतना ही हाई होता है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा बहुत सारा लगेगा, बल्क में लगेगा, तो रिस्क भी बहुत हाई होगा। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि किसी भी रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल जान लेना, किसी भी गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आप मटेरियल खरीदते हो उसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, उसी की मदद से फाइनल गुड्स करेंगे और 1 साल के अंदर बना के उसको हम सेल कर देंगे, तो रॉ मटेरियल आ जाता है। कोई भी काम है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अभी उसको तुमने डायरेक्टली खरीदा नहीं है, इसका मतलब काम अभी पेंडिंग में, वर्क इन प्रोग्रेस है, विदिन 1 ईयर का है, वो काम खराब भी हो सकता है। जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो डैमेज भी, रिस्क की बात करो, रिस्क की, वो डैमेज भी हो सकता है। इन्वेंट्री मतलब एक तरीके का तुम समझ लो कि ऐसे स्टॉक्स या ऐसे मटेरियल या ऐसे तुम एसेट्स रख रहे हो अपने पास जो 1 साल के अंदर के ही होते हैं, और इसमें क्या करते हो, एक ऐसे एसेट जो क्रिएट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करके ऐसा एसेट्स आप जनरेट कर रहे हो जो 1 साल से ज़्यादा तक आपके पास रहने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा लंबा, उतना ज़्यादा अमाउंट लगना है, उतना ज़्यादा रिस्क होता है। इस वाले में रिस्क होता है रॉ मटेरियल डैमेज हो जाए। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई लॉस आ जाए, कंपनी में आग वगैरह लग जाए, तो ये सब तो नॉर्मल है दोनों केस के लिए। बट ऑब्सोलेंस का मतलब होता है अचानक से कोई नुकसान हो जाए। 1 साल के अंदर होने वाले इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे बेसिक एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं। मान लो आपके पास कोई प्रिंटर है, तो प्रिंटर जो आपने खरीदा उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इस पे जो इंक लगता है, इंक, कार्टेज, पेज, तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, याद रखना चीज। और इसको क्या बोलते हैं, जो प्रिंटर आपने ले रखा है स्टार्टिंग में ही, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। एक बार कर लिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है, बट इन्वेंट्री में आपको बार बार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदोगे नहीं, गुड्स बनेगा नहीं, 1 साल के अंदर उसको सेल कर पाओगे नहीं आप। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर वाले सारे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो एक बार हो गए, लंबे समय तक चलते रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों ने ये टॉपिक भी कवर किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, हम लोग सारा चीज़ें इस चीज़ को कवर करते चले जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अभी एक आया 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा रखा था, जहाँ पे हाउस होल्ड आते हैं, जहाँ पे फर्म आते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट आते हैं। तो मैंने आपको इनके बीच का रिलेशन भी बता दिया था, मैंने इधर भी इनके बीच का भी रिलेशन आपको बता दिया था।
अभी बीच में आता है एक फाइनेंशियल मार्केट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन इनका आपस में जानना है, इसी प्रकार मुझे इसका भी आपस में ही जानना है। तो आप बोलोगे यहाँ कुछ होता नहीं है ज़्यादा खास, बस इतनी बात है कि फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड पैसे को क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो पैसे लेते भी हैं, और सेव करना हुआ तो वो सेव भी यहीं पे ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सेव भी करेंगे, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो लोन भी यहीं से ही लेंगे। तो 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म तो आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे आ जाता है और इस सब के तरफ सेम काम करते हैं। जैसे हाउस होल्ड को सेविंग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे फर्म को भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहीं पे आएंगे। फाइनेंशियल मार्केट में तुम थोड़ा सा एग्जांपल समझना चाहो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हो इसे तुम। अब इंस्टीट्यूशन समझने का मतलब क्या है, तुम इसे थोड़ा सा बैंक समझ लो एग्जांपल समझने के लिए। तो बैंक में पैसा आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, आप निकालते भी हो, सेव भी करते हो और लोन भी लेते हो। तो हाउस होल्ड के लिए बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। इसी प्रकार मार्केट बहुत बड़ा होता है, सब अपने हिसाब से मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, विड्रॉ भी करते हैं, जरूरत पड़ता है तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन भी लेते हैं। ये सब चीज़ कहलाता है तुम्हारे 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने जो कवर किया है, आप पार्ट 1 का सारी थ्योरी अच्छे से कवर कर ली है। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे नेशनल इनकम को लगाने के लिए, अभी पार्ट 2 बचा है थ्योरी के लिए, तो देखिएगा। उसके बाद इसमें हम कन्वर्जन करने आएंगे कि कन्वर्जन का रोल कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आसानी आ जाएगी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में इतने खुश रहिए कि हर गम आपको छोटा लगे। विश्वास मानो, कोई गम इतना बड़ा नहीं होता है कि आपकी वो जान ले सकता, है ना। आप अपने ऊपर उसको हावी होने देते हो, जिस कारण से वो आपको प्रॉब्लम में लाते हैं। प्रॉब्लम को इतना सीरियस लेना ही नहीं है भाई। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। सिर्फ तुम्हारे साथ वो हादसे हो रहे हो तो बात बताओ। जो चीज़ आपके साथ हो रहा है दुनिया में सबके साथ हो भी चुके हैं, कुछ के साथ हो रहे हो, और आपसे बुरी स्थिति उनकी है। जियो जिंदगी। मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। एंजॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।